नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंज उठे हैं। आपको बता दें कि आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की सबसे पवित्र यात्राओं में शामिल कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। टनकपुर से रविवार को यात्रा के पहले दल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना पूरा टनकपुर, जहां श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शारदा पर्यटक आवास गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पारंपरिक छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं का रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव का पटका पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने यात्रियों से आत्मीय संवाद भी किया और उनकी सुखद, सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने पर ही किसी श्रद्धालु को इस दिव्य यात्रा का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्रद्धा और आस्था के साथ शुरू हुई यात्रा सभी यात्रियों के लिए यादगार अनुभव साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीमांत क्षेत्रों के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर मार्ग से लगातार दूसरे वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन होने से चंपावत और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प खरीदकर सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। और इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। 7वीं बार कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने यात्रा की सुरक्षा, सुविधाएं और व्यवस्थाओं को बेहद संतोषजनक बताया। यात्रियों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। शनिवार शाम टनकपुर पहुंचे पहले जत्थे का देवभूमि की परंपरा के अनुसार छोलिया नृत्य, पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। पहले दल में कुल 49 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 34 पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं। ये जत्था देश के 13 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दल में एक चिकित्सक भी शामिल है, जबकि सबसे वरिष्ठ यात्री 68 वर्ष के हैं और सबसे युवा श्रद्धालु की उम्र महज 21 वर्ष है। टनकपुर से रवाना हुई ये यात्रा केवल कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ते कदमों की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, अतिथि सत्कार और आध्यात्मिक विरासत का भी प्रतीक है। हर हर महादेव और बम बम भोले के गगनभेदी जय घोष के बीच जब पहला जत्था रवाना हुआ तो पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड ने यह संदेश दिया है कि यह आस्था केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लोहाघाट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही बहस को फिर से तेज कर दिया है। सरकार और बिजली विभाग जहां स्मार्ट मीटर को आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव में इसका विरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा मामला लोहाघाट के रायनगर चौड़ी गांव का है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि टीम को बिना एक भी मीटर लगाए वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि ऊर्जा निगम बिना किसी पूर्व सूचना के गांव पहुंच गया और जैसे ही लोगों को स्मार्ट मीटर लगाए जाने की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने नारेबाजी की और अधिकारियों से कई सवाल पूछे। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच बहस चलती रही, लेकिन जब सहमति नहीं बन पाई तो निगम की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ साल पहले बिजली विभाग ने घरों के अंदर लगे मीटर हटाकर उन्हें बिजली के खंभों पर लटकाया था और उस समय विभाग ने इसे बेहतर व्यवस्था बताया था, लेकिन अब वही विभाग दोबारा मीटर घरों के भीतर लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि आखिर बार बार व्यवस्था बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है और उसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर क्यों डाला जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उनके मन में कई तरीके की शंकाएं हैं।
उनका दावा है कि दूसरे इलाकों से अधिक बिजली बिल आने और समय पर भुगतान न होने पर तुरंत बिजली काटे जाने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में बिना पूरी जानकारी दिए स्मार्ट मीटर लगाने की जल्दबाजी सही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले बिजली विभाग गांव-गांव जाकर लोगों को समझाए कि स्मार्ट मीटर काम कैसे करता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। जब लोगों का भरोसा बनेगा तभी इस नई व्यवस्था को स्वीकार करना आसान होगा। और इस विरोध के दौरान पूर्व बीडीसी सदस्य भैरव दत्त राय ने भी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले जनता को विश्वास में लेना जरूरी होता है और अगर लोगों की शंकाओं का समाधान किए बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। उन्होंने साफ कहा कि ग्रामीण किसी भी कीमत पर दबाव में आकर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे। फिलहाल रायनगर चौड़ी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोक दी गई है, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ के गई है कि क्या तकनीक को लागू करने से पहले लोगों का विश्वास जीतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? क्या केवल नई व्यवस्था लागू कर देना ही काफ़ी है या फिर उसके बारे में सही जानकारी और संवाद भी उतना ही अहम है? अब देखना होगा कि ऊर्जा निगम ग्रामीणों की चिंताओं को किस तरह दूर करता है और क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का कोई समाधान निकल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्तों की मुश्किलें भी हार मान जाती हैं। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र से आई एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आज हर छात्र और अभिभावक के लिए मिसाल बन गई है। भारत नेपाल सीमा से लगे दुर्गम पासम गांव के एक छात्र ने यह साबित कर दिया कि सफलता संसाधनों की नहीं बल्कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की मोहताज होती है। सीमित सुविधाओं के बीच पढ़ाई करते हुए खीमचंद ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। लोहाघाट विकासखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पासम के छात्र खीमचंद की इस उपलब्धि ने पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल बना दिया है। जैसे ही नवोदय विद्यालय में चयन की खबर पहुंची, शिक्षकों, सहपाठियों और ग्रामीणों ने छात्र को बधाइयों से घेर लिया। हर कोई उसकी इस सफलता को पूरे सीमांत क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बता रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश जोशी का कहना है कि खीमचंद की सफलता किसी एक तरीके से संयोग का परिणाम नहीं होती बल्कि उसकी लगातार मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का नतीजा होती है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद छात्र ने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि आज उसकी मेहनत रंग लाई और उसने नवोदय जैसे प्रतिष्ठित संस्था में अपना स्थान बना लिया। प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा कि कभी शिक्षा की चुनौतियों के लिए पहचाने जाने वाले पासम जैसे सीमांत गांव अब नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी लगातार छात्रवृत्ति परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, खेल और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि अगर सही मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो गांव की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। खीमचंद की सफलता पर विद्यालय परिवार ने खुशी जताई है। शिक्षक पान सिंह चमलेगी, सुभाष चंद्र, कृष्ण कुमार चौबे, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह और ग्राम प्रधान चंद्रकांत तिवारी सहित सभी ने छात्र को शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और अभिभावकों ने भी विद्यालय के शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि शिक्षकों की मेहनत और समर्पण ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सपनों की नई दिशा दी है। खीमचंद की उपलब्धि केवल एक परीक्षा में सफलता नहीं है बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। ये कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो मेहनत ईमानदार हो और शिक्षकों का साथ मिले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज पासंग गांव में जश्न का माहौल है क्योंकि इस छोटे से गांव से निकला एक होनहार छात्र अब बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ा चुका है। खीमचंद की सफलता निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और ये संदेश देगी कि प्रतिभा कभी भी भौगोलिक सीमाओं या संसाधनों की कमी से नहीं रुकती। मेहनत, लगन और विश्वास के दम पर हर सपना सच किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा वीकेंड की छुट्टियों की, क्योंकि छुट्टियां शुरू होते ही उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो उठा है। लेकिन जहां एक और सैलानियों की भारी आमद से पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई, वहीं दूसरी ओर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नैनीताल की संकरी सड़कों पर वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया है कि माल रोड से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक
कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालात ऐसे रहे हैं कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को घंटों तक सड़क पर फंसे रहना पड़ा। रविवार सुबह से ही नैनीताल की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती गई, शहर के भीतर यातायात का दबाव भी बढ़ता चला गया। सबसे ज्यादा परेशानी मॉल रोड, तल्ली ताल और आपको बताएं मल्ली ताल और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिली, जहां गाड़ियां रेंगती नजर आई। कई पर्यटक घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे उनकी यात्रा का आनंद भी प्रभावित हुआ। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शहर के अधिकांश पार्किंग स्थल पूरी तरह भर गए। पार्किंग की जगह न मिलने पर वाहनों को शहर के प्रवेश मार्गों पर ही रोकना पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की और कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। जरूरत पड़ने पर शटल व्यवस्था का भी सहारा लिया गया ताकि शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम किया जा सके। हालांकि प्रशासन और पुलिस लगातार यातायात को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक कर्मियों ने मोर्चा संभाला है। इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या इतनी अधिक थी कि व्यवस्था पर दबाव साफ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन और वीकेंड के दौरान इस तरह की स्थिति अब आम हो गई है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होती है। तो दूसरी ओर होटल व्यवसायियों और स्थानीय व्यापारियों के लिए भी ये भीड़ राहत लेकर आई है। शहर के अधिकांश होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे पर्यटकों से भरे हुए हैं, जिससे पर्यटन कारोबार को अच्छा लाभ मिल रहा है। लेकिन कारोबार के साथ साथ यातायात और पार्किंग जैसी समस्याएं भी लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन की अपील है कि नैनीताल आने वाले पर्यटक यात्रा से पहले होटल बुकिंग सुनिश्चित करें, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और भीड़भाड़ वाले समय में अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का उपयोग करने से बचें। साफ है कि नैनीताल की खूबसूरती आज भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अब समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और जरा बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, लेकिन बारिश के बावजूद लोगों को उमस और गर्मी से राहत नहीं मिल रही। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में दिन भर बादलों और धूप की आंख मिचौली के बीच नमी बढ़ने से लोगों का हाल बेहाल रहा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रविवार को देहरादून और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे, लेकिन बीच बीच में तेज धूप निकलने से उमस काफी बढ़ गई। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण लोगों को गर्मी पहले से ज्यादा महसूस हुई। बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग पसीने से तरबतर नजर आए और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बारिश और तेज धूप के बीच लगातार बदलाव होने से उमस बढ़ जाती है, जिससे असहजता महसूस होने लगती है। और इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देहरादून सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और नदी नालों का जल स्तर बढ़ने जैसी स्थितियां बन सकती है। ऐसे में पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों और चारधाम यात्रा पर निकलने श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन को भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश की संभावना के बावजूद मैदानी इलाकों में उमस का असर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में अच्छी बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई है। फिलहाल उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बढ़ रहा है। एक और बारिश किसानों और जल स्रोतों के लिए राहत लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर भारी वर्षा की आशंका प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखना, अनावश्यक यात्रा से बचना और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में एक के बाद एक मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में जो है उमस वाली गर्मी देखी गई, लेकिन अगर मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार चले तो यहाँ पर आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश की आशंका जो है देखने को मिल सकती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में बारिश जब आती है तो भूस्खलन का खतरा अपने आप में बढ़ जाता है, चट्टानें खिसकने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस साल भीषण गर्मी उत्तराखंड में देखने को मिली है, उसके बाद ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत वाली खबर है कि बारिश हो सकती है। जहाँ एक तरफ बारिश होने से
किसानों को फ़ायदा है, मौसम के स्तर पर फ़ायदा है। वहीं एक तरफ बारिश ज़्यादा होने से प्रशासन को सतर्क रहना पड़ रहा है, लोगों को सतर्क रहना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में आमजनी जीवन काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होता है। अब देखना होगा कि आगे उत्तराखंड का मौसम किस तरफ लेके जाएगा। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड समाचार। नमस्कार।